So, Jai Hind to all of you. Myself Amit Mishra. So, today we will discuss the French Revolution next part 3. As in early videos, we have discussed about enough into the French Revolution, how the monarchy was overthrown there, and how the people have revolted there against to the autocratic ruler Louis XVI. तो आज हम बात करेंगे what was the role of the woman into that revolution. So, from the very beginning, women have participated into that revolution because they think that they can pressurize to the revolutionary government that they can lead the changes into their रूल्स एंड रेगुलेशन विच विल इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द वोमेन. तो वोमेंस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स किए जाएं जिससे उनकी लाइफ अच्छी हो. इसी सोच के तहत उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था. बहरहाल, तो उस दौरान जो वोमेंस की कंडीशन क्या थी मैं आपको बता दूं कि उस टाइम जो वोमेंस थी वो वोमेंस की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी. उनकी जो कंडीशन थी, उनको अपने थर्ड स्टेट की बात करें तो थर्ड स्टेट की वुमेन को रहने के लिए काम करना पड़ता था. या तो वो ज़्यादातर सिलाई का काम करती थी या कपड़े धुलने का काम करती थी. मार्केट्स में सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, and most of them are employed into the domestic servant into the richest people. And the most important thing was the poor people of the third state, they don't have the access of education. मतलब जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी उनको एजुकेशन का एक्सेस नहीं था. मोस्टली जो वेल्दियर लोग होते थे उनकी बेटियों को, मतलब थर्ड मोस्टली वी कैन से दैट नोबल्स की बेटियों को एजुकेशन के राइट्स थे और वो कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन के लिए आती थी. लेकिन उसके बाद भी उनको वर्क वगैरह करने की इजाज़त नहीं होती थी. वो उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी. और वुमेन्स जो उस टाइम थी उनको अपने परिवार की देखभाल करनी होती थी, खाना बनाना होता था, पानी भरना होता था, घंटों लाइनों में लग के रहना होता था ब्रेड के लिए, और उसके बाद अपने बच्चों की देखभाल करती थी. लेकिन उनकी जो वेजेस थी दैट वेजेस वर लेस देन टू द मैंस. उनकी जो वेजेस थी वो मैंस की अपेक्षा बहुत कम थी. अब इसके बाद कई सारी आवाज़ें उठी महिलाओं के अधिकारों के लिए. लगभग 60 वुमेन क्लब्स सेटअप किए गए फ्रांस के अलग अलग शहरों में, जिसमें से दो मुख्यतः इम्पॉर्टेंट थे, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, जो ज़्यादा फेमस हुए. और उसमें अगर हम बात करें तो उनकी मेन डिमांड क्या थी कि वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज द मैन, कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिले पुरुषों की अपेक्षा. वुमेन को बहुत दुख हुआ जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसने ये इम्पॉर्टेंट बात ऐड कर दी गई कि वो एक पैसिव सिटीजन है. उन्होंने डिमांड किया राइट टू वोट के लिए कि वो असेंबली में उनको भी चुना जाए और वो पॉलिटिकल ऑफिसर्स तक पहुँचें. लेकिन उनको ये फेल हुआ कि उनकी ये जो इच्छा है, ये जो मांग है, वो नई गवर्नमेंट में शामिल की जाएगी. हालांकि शुरुआती दिनों में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने एकदम वही पुराने लॉज लेके आए, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ नए लॉज बनाए जिसने वुमेन की लाइफ को इंट्रोड्यूस किया, इम्प्रूव किया. जैसे स्टेट स्कूल बनाए गए, स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गया सारी लड़कियों के लिए. उनके फादर अब उनको फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज के लिए उनकी मर्जी के ख़िलाफ़. और जो मैरिज होती थी वो सिविल लॉ के तहत रजिस्टर की जाती थी. डाइवोर्स को भी लीगल कर दिया गया था, जो बोथ वुमेन एंड मैन दोनों अप्लाई कर सकते थे. और वुमेन को नई जॉब के लिए ट्रेनिंग मिलती थी, और या तो वो एक आर्टिसन बन सकती थी या स्मॉल बिजनेसमैन. सो वी कैन से दैट द न्यू गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द लॉ विच हैज़ मेड द चेंजेस इनटू द वुमेन्स लाइफ. सो नेक्स्ट, वुमेन मूवमेंट्स फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड. जब रीजन ऑफ टेरर था तो नई गवर्नमेंट ने नए लॉज इशू किए कि वुमेन्स का जो क्लब है उसको बंद किया जाता है, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन किया जाता है. कई प्रोमिनेंट वुमेन्स को अरेस्ट कर लिया गया और उनको
जेल भेज दिया गया। अब वुमेन मूवमेंट्स वोटिंग राइट और इक्वल वेजेस के लिए ये कंटिन्यू था लगभग अगले 200 सालों तक कई शहरों में पूरे विश्व के। उनकी फ़ाइट इक्वल वोट देने की मैन के अकॉर्डिंग वो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट तक बन गया और लगभग आखिरी 19वीं या पहले की 20वीं शताब्दी तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो फ्रेंच वुमेन की थी रेवोल्यूशनरी ईयर में, वो ज़िंदा रही और अपनी मेमोरीज़ को इंस्पायर करती रही और लोगों को, और फाइनली 1946 में महिलाओं को वोट देने की आज़ादी मिली। सो नेक्स्ट we will talk about the important issue, the abolition of slavery. The slavery was the biggest, we can say that, the problem of the France, because during that time the autocratic rulers were there, and when the colonizers came to introduce the new works like the plantation work and the other work, they need the workers. So in case of that they are recruiting the slaves. So let us talk about how the slaves were there. तो हम बात करते हैं स्लैब मतलब दास, गुलाम। तो मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था जैकोबिन रिजाइम का कि स्लेवरी को हटाया जाए फ्रेंच कॉलोनीज से। अब कॉलोनीज जो कैरिबियन में थी, मॉन्टेक्यू में थी, गुडलापो में थी, सैन डोमिंगो में थी, वो इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे कमोडिटीज़ जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। लेकिन वो बहुत रिलेक्टेंट या निराश थे यूरोपियंस के लिए कि वहाँ जाके काम करना होगा अपने घर से दूर, अनफैमिलियर लैंड में, मतलब टोटली एक शॉर्टेज ऑफ लेबर था प्लांटेशन के लिए। तो इसको किस तरह से कंप्लीट किया गया, एक ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड चला यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। और ये स्लैब ट्रेड ये 17th सेंचुरी से शुरुआत हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स के द्वारा ये सेल करते थे एक पोर्ट बॉर्डेक्स और नैंटेस के, जो अफ्रीकन कोस्ट में था, जहाँ से वो स्लैब्स लोकल शेफिजियंस से ख़रीद के लाते थे, ब्रांडेड और शैकल्ड रहते थे। वो स्लैब्स जो थे पैक्ड टाइटली करके, मतलब बांध के या एक तरह से पैक करके शिप्स में ले जाते थे और लगभग 3 मंथ तक लंबी समुद्री यात्रा के बाद अटलांटिक या कैरेबियन में वहाँ पे उनको बेच दिया जाता था प्लांटेशन ओनर्स को। तो ये एक्सप्लॉयटेशन स्लैव लेबर का पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि इसने जो डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स की उसको भी फुलफिल किया, शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की। पोर्ट सिटीज़ जैसे बॉर्डेक्स और नैंटेस जी थी, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और फ्लोरिशमेंट स्लैब ट्रेड की वजह से आया। तो लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध वहाँ पे एक छोटा बहुत क्रिटिसिज्म स्लेवरी को लेकर फ्रांस में शुरू हुआ और नेशनल असेंबली ने काफ़ी लंबी डिबेट्स और चर्चाओं के बाद ये एक्सेप्ट किया कि जो राइट्स हैं मैन के वो शुड बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल फ्रेंच, कि जो फ्रांस के लोग हैं सबके लिए राइट्स होने चाहिए, जो कि कॉलोनीज़ में हैं उनके लिए भी। लेकिन उन्होंने कोई लॉ पास नहीं किया क्योंकि उनको ये डर था कि अपोजिशन जो बिजनेसमैन्स का है वो उनकी इनकम जो स्लैब ट्रेड पर डिपेंडेंट है वो कम हो जाएगी, वो इसका विरोध करेंगे। और फाइनली एक कन्वेंशन हुआ 1794 में, जहाँ पे एक कानून बनाया गया कि सभी गुलामों को ओवरसीज़ में जहाँ वो फ्रेंच की कॉलोनीज़ में काम कर रहे हैं उनको मुक्त कर दिया जाएगा। और इस तरह से इस तरह से ये शॉर्ट टर्म मेज़र लगभग 10 साल के लिए चलाया गया और नेपोलियन ने इसको रीइंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को, प्लांटेशन ओनर्स को और उनकी फ्रीडम, इन सब चीज़ों को देखते हुए और अफ्रीका में निग्रोस को उनके इकोनॉमिक स्ट्रेस को देखते हुए ये 1848 में जो नेपोलियनिक कोड थे उसमें भी ये इंट्रोडक्शन किया गया, ये चीज़ें ऐड की गई कि स्लेवरी विल बी अबॉलिश्ड। तो ये आपने समझा कि किस तरह से स्लेवरी को अबॉलिशमेंट किया गया। आगे की कहानी हम बाद में बात करते हैं। आज हमने 2 टॉपिक्स पे स्टूडेंट्स बात की। एक हमने बात की वुमेन्स के रेवोल्यूशन की, किस तरह से वुमेन्स ने अपने आप को वहाँ पे स्टैंड अप किया और किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे लाइव एंड जय हिंद।